अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 301 की फाइनल टाइम की प्रिपरेशन करेंगे, वो भी वन वीडियो पे। इसमें मैं आपको रिसेंटली पास पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसेंटली पेपर पे आ रहे हैं उसके बारे में गाइड भी करूँगी और साथ आपको पूरी थीम्स की सब फाइनल टाइम की थीम्स की सारी तैयारी करवा दूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो करनी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। तो जब भी पहले हम कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड पे यही आता है कि अगर आप भी कोई चीज़ बनाते हैं और आप कहते हैं कि वो अगले बंदे को सेल करें, तो सबसे पहले क्या आता है कि हम अपने कंज्यूमर को क्या चीज़ सर्विस प्रोवाइड करें और किस तरह प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आते हैं, उन्होंने हमें ये गाइड किए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 4 फंडामेंटल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। पहला है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। आगे हम चलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंट मतलब डिवाइड करना। सेगमेंट का मतलब होता है डिवाइड करना। जब भी हम मार्केट को एक या एक से ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो वो हमारी होती है सेगमेंटेशन। जैसे कि आपको पता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर जगह नहीं दे सकती चीज़ें, प्रोडक्ट को, इसलिए वो करती है अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी पार्ट बना लेती है, जगह जगह अपने कंपनी की सेगमेंटेशन कर लेती है। जब सेगमेंटेशन करती है तो इससे उसकी वो होल मार्केट को सर्व कर सकती है। इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन सर्व नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेगमेंटेशन की पार्ट। जो सेगमेंटेशन की पार्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी रिसेंटली पेपर में आ रहे हैं। और इसमें जो MCQs हैं इनकी 4 टाइप्स में 4 या 5 MCQs पक्के हैं, तो इसको आपने अच्छे से करना है। जियोग्राफिकल वैल्यू। जियोग्राफिकल वैल्यू यानी कि लोकेशनली, जब हम लोकेशन के लिहाज से सेगमेंट करें, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे पास आता है जियोग्राफिकली सेगमेंट। इट इज़ इफेक्टिव व्हेन डीलिंग विद द फूड, क्लॉथिंग एंड होम अप्लायंसेस। ये इफेक्टिव है डीलिंग करने के लिए होम अप्लायंसिंग, क्लॉथिंग एंड फूड। अब उनमें क्या डिफरेंट इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास एशिया, नॉर्थ अमेरिका ग्रुप, ये लोकेलिटी के लिहाज से है। उसके बाद हमारे पास है क्लाइमेट। जैसे कि आप देखें, अगर हमारा इस्लामाबाद का जो है मौसम कोई और होगा और बरी का मौसम कोई और होगा। इसी तरीके से जो आप किसी गर्म इलाके में जाएंगे उसका मौसम और होगा। आगे पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें क्या कि मोर पीपल इन अर्बन एरिया एंड लेस पीपल इन द सब, यानी कि रूरल एंड अर्बन एरिया की बात हो रही है। तो जब ये बात हो तो हमारे पास जियोग्राफिकली लोकेशन में जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन आती है। तो आपने ये अपने माइंड में याद रखना है। उसके बाद है डेमोग्राफिकल वेरिएबल यूज टू क्लासीफाई कंज्यूमर बाय ऑब्जेक्टिव ट्रिब्यूट इज द मोस्ट कॉमन यूज द वेरिएबल बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग टाई टू कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक या 2 MCQ लाजमी आएंगे। देखो, डेमोग्राफिकली का मतलब होता है मर्दोशुमारी। आप देखें, आप अपने आप को ज्यूम कर लें, आप एक पेपर लेकर किसी के घर चले जाते हैं और उससे आप डेटा लेते हैं। तो क्या आप डेटा लेंगे? सबसे पहले से डेटा लेंगे कि आपकी एज क्या है, आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी फैमिली है, क्या आप काम करते हैं, आपका इनकम कितनी है, आप लोग कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, आप लोगों की फैमिली साइज़ क्या है, आप लोगों की कितनी इनकम है, क्या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है। ये सारी क्या चीज़ें आ रही हैं, आप एक मर्दशुमारी लेने के लिए चीज़ें ले रहे। तो ये सारी चीज़ें जो डेमोग्राफिकली वेरिएबल्स में आती हैं। उसके बाद है हमारे पास साइकोलॉजिकल क्या होता है। साइकोलॉजिकल वेरिएबल आर वेरिएबल व्हेन सेगमेंट बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। जब हम पर्सनैलिटी, वैल्यू और लाइफस्टाइल के बेस्ड में किसी सेगमेंट करते हैं, ठीक है, और वो हमारा क्या होता है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है। अब उनके लाइफस्टाइल एंड वैल्यू क्या होता है, एम्फेसिस ऑन अ ब्रांड इमेज, प्रेफरेंस और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आप देखें लाइफस्टाइल क्या होता है, जो लोग गरीब लोग होते हैं वो ब्रांड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनको जो भी मिल जाए वो खरीद लेते हैं। इसी तरीके से जो अमीर तबका है वो क्या करते हैं, उनकी ब्रांड में एक माइंड बनाते हैं कि हमने ब्रांड ही खरीदना है, हमने रियल प्रोडक्ट खरीदनी है। इससे पर्सनैलिटी में बताते अगला बंदा कितना पोसेसिव है, कितना क्रिएटिव है। ये सारी चीज़ें हमें पर्सनैलिटी बताती है कि उसका दिमाग ठीक है, दिमाग गर्म तो नहीं है। ये सारी चीज़ें। सोशल क्लास क्या है हमारी, जो उसकी सोशल क्लास क्या है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें बताती है। बिहेवियर वेरिएबल्स आर वेरिएबल व्हेन सेगमेंट बाय बिहेवियर पैटर्न, नॉलेज एंड रिएक्शन। जो हमारे बिहेवियर पैटर्न को, नॉलेज को और रिएक्शन क्या, अगर हमें कोई चीज़ बताते है उसका रिएक्शन पे हमारा बिहेव क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर वेरिएबल में आता है। पहला है यूज एवरीडे, यूज इन अ मॉर्निंग यूज। अब हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो अब क्या पता एक बंदा अचार का शौकीन है, वो सुबह भी अचार खाता हो, शाम को भी अचार खाता हो, रात को भी अचार खाता हो, तो ये हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कोई बंदा नहीं खाता हो, कोई वीक में खाता हो, तो ये यूजेस पर डिपेंड करता है।
प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ नॉलेज, रिपीट नो एंड प्रोडक्ट वेल, इट इंटरेस्टेड एंड अगर उसको नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में अच्छा होता है तो वो बार बार वो चीज़ खरीदता है। तो ये चीज़ बताया कि उसको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, उसको चीज़ नहीं पता होगी, तो उसको सारी बात नॉलेज के लिहाज से उसकी जो है बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। आगे हमारे पास है जी फ्रिक्वेंसी ऑफ अ यूज़, लाइट यूज़, हैवी यूज़ एंड मिड यूज़, यानी कि एक बंदा कितनी मिकदार से एक चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो वो हमारे पास है कि क्या किस मिकदार से वो चीज़ यूज़ कर रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है मियरेबल, जो हम सेगमेंट कर रहे हैं वो हमारी मियरेबल होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, क्या वो हमें बेनिफिट भी देगी नहीं देगी, और देगी तो कितना बेनिफिट देगी, तो हम उस चीज़ को मियर कर रहे हैं, तो वो मियरेबल में आता है। उसके बाद है असेसिबल। असेसिबल में हम क्या करते हैं, असेस करते हैं सेगमेंट व्हेन अ मार्केटर कैन रीच एंड सर्व द इफेक्टिव, फॉर एग्जांपल टारगेट अ ग्रुप ऑफ पीपल वे हु कैन रीच एंड डज नॉट हैव एनी जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि हमने टारगेट करना है। बेसिकली इसमें क्या होता है, असेस करना कि जहाँ हम पहुँच सकते हैं और जहाँ हम नहीं पहुँच सकते उन सब की रीच को चेक करना। सब्सटेंशियल में क्या होता है कि हमने देखना होता है कि जो हमने प्रोडक्ट बना रहे, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, कि आया वो हमें प्रॉफिट देगा, अगर प्रॉफिट जो दे रहा है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट लगी है बिजनेस में, वो हमें वापस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो ये हमारे पास आता है सब्सटेंशियल। डिफरेंशिएशन क्या होती है कि जब हमारी प्रोडक्ट जो होती है एक प्रोडक्ट से डिफरेंस होती है, उसके कुछ अलग से टेस्ट डिज़ाइन होता है, कोई दूसरे को डिफरेंस पे रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद है एक्शनेबल, हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक्शनेबल होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है मार्केटिंग टारगेटिंग। मार्केटिंग टारगेटिंग ये अभी रिसेंटली पेपर पे 2-3 बच्चों के आया है मार्केटिंग टारगेटिंग के बारे में। इसमें क्या है कि जब कंपनी सेगमेंटेशन को डिसाइड कर लेती है कि सेगमेंटेशन हमने ये करनी, इस बेस में करनी, और बेस्ट सुटेबल शुरू कर लेती है कि उसे पता चलता है कि बेस्ट सुटेबल उसका ये है, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो मार्केटिंग टारगेटिंग होती है। मार्केटिंग टारगेटिंग की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम सारा स्किप आउट करते हैं। मार्केटिंग टाइप में हमारे पास आता है पहले मास मार्केटिंग और अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है। जो रिसेंटली पेपर में उसमें आपने 3 टाइप रखनी थी मार्केटिंग पेपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो पहले मास मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है और वो उसका एक ही प्रोडक्ट बनाती है, पूरी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाकर पूरी मार्केट में देती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी कहती है ऑयल देती है तो पूरी मार्केट को वही ऑयल देती है, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाती। तो इसका जो बेसिक जो मकसद होता है वो कॉमन नीड को पूरा करना होता है। वैसे हम इसमें कह सकते हैं वन साइज फिट ऑल, यानी कि एक ही साइज सबको पूरा हो जाता है। उसके बाद है सेगमेंट एंड डिफरेंशिएटेड सेगमेंट। इसमें क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट नहीं बनाते बल्कि ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका ऑपोजिट है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम सेल करते हैं डिफरेंट सेगमेंटेशन की, जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ लोग क्या कहते हैं उनकी डिमांड ये है, तो उसमें एक वो फीचर ऐड कर और हम क्या करेंगे उसमें वो चीज़ सेल करेंगे। एक में हमें पता चला कि यहाँ इतनी डिमांड नहीं, पैसे कम मिले, तो वहाँ हम थोड़ी लो क्वालिटी भी चीज़ दे सकते हैं, तो ये हमारे पास आती है इसमें। उसके बाद है नीश मार्केटिंग, यानी कि कंपनी क्या करती है, एक खास स्पेसिफिक जो बंदों के टारगेट कर देती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया BMW को कंपनी क्या करती है, टारगेट कर देती है, जैसे कि फोकस में वन स्पेशलाइज पार्ट ऑफ सेगमेंट के स्पेशल सेगमेंट के भी एक स्पेशलाइज पार्ट पे ये टारगेट करती है। उसके बाद है माइक्रो मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें जो कस्टमर की नीड और वांट को रख कर जो आपकी ज़रूरत को पूरा करी जाता है या मार्केटिंग की जाती है, वो हमारे पास आती है माइक्रो मार्केटिंग। जैसे कि टेलरिंग प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम, जैसे एक टेलर है वो क्या चाहता है, वो जो कपड़े सिलाई करता है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स करता है, किसी ने क्या डिज़ाइन बनाया, किसी ने क्या डिज़ाइन बनवाना होगा, तो उसने जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से वो कहते हैं वो चीज़ को बना रहा है, तो वो हमारे पास आते हैं माइक्रो मार्केटिंग। उसके बाद है लोकल मार्केटिंग, यानी लोकल मार्केटिंग हम क्या लोकली जब हम मार्केटिंग करें, जैसे कि अगर हम देखें लो लेवल इनकम में देखें, अगर हम गांव पे देखते हैं, अगर ब्रांड खोल रहा है अपनी जो है दुकान खोल रहा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ लो प्राइस सेल करके लो प्रॉफिट होगा, क्योंकि पता है वहाँ लोगों की इनकम इतनी नहीं है। लेकिन जहाँ अगर वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की तरफ चला जाए, इस्लामाबाद की तरफ चला जाए, तो वहाँ पता है लोगों के पास पैसा है, लोग ज़्यादा पे कर सकते, तो वहाँ वो हाई प्राइसेस चार्ज करेगा, तो ये हमारे पास आता है लोकल मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब जैसे आम रूटीन में कहते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है, हम लोग यही कहते हैं इसकी क्या पोजीशन है।
प्रोडक्ट पोजीशनिंग में ऐसा होता है कि हम एक कस्टमर के माइंड पे एक प्रोडक्ट की क्या वैल्यू, इसमें जो कंपनी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप देखें आपके पास 2 ऑयल हैं और आप अगर किसी ऑयल के बारे में बात करते हैं तो आपकी क्या उसकी अजम्पशन कि कौन सी प्रोडक्ट ठीक है या ठीक है, और जो प्रोडक्ट ठीक है ठीक है वो कंपनी के लिए जो कस्टमर की वैल्यू कि हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है, अगर वो कहता है कि ये वाला ऑयल ठीक है तो उस कंपनी की क्या है वो पोजीशनिंग है आपके माइंड में। तो इसमें है कि आफ्टर segment target marketing, now the company has to choose a point of difference कि एक कस्टमर की नज़र पे उसकी चीज़ की जो उसने चीज़ की बनाई हुई चीज़ है वो क्या वैल्यू है, एंड विल बी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी दे प्लेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन विश टू हैव इन द माइंड ऑफ कस्टमर। और जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी तो यही कोशिश होती है कि वो क्या कहते हैं अपनी वैल्यू जो है चीज़ की वो ज़्यादा अच्छी हो बेटर देन द कंपटीटर, उसको कहते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग। और इस होल प्रोसेस को जब ये इम्प्लीमेंट किया जाता है उसे कहते हैं पोजिशनिंग। उसके बाद हमारे पास है कम्पिटेटिव एडवांटेजेस, इज द एडवांटेज ऑफ द कंपटीटर गेन, उसमें काफ़ी एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सर्विस डिफरेंट, यानी प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट से डिफरेंट हो, सम टाइम ऐसे भी होती है एक प्रोडक्ट सेम होती है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। डिफरेंट सर्विस डिफरेंशिएशन, आफ्टर सर्विस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कि आपकी सर्विस दूसरे सर्विस से मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऑनलाइन बेचते हैं, कुछ लोग स्टोर के साथ बेचते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वो चीज़ लेकर आ गए वो आपको रिटर्न सर्विस नहीं देते, कुछ लोग आपको 1 हफ्ते तक रिटर्न सर्विस देते हैं। ये आपकी क्या सर्विसेज हैं। चैनल डिफरेंशिएशन कि आप ऑनलाइन बेच रहे हैं या आप ऑफलाइन बेच रहे हैं। पीपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेल्फ एंड एम्प्लॉय स्टाइल ऑफ डीलिंग कि आपकी जो है प्रोडक्ट है वो आपने किसको टारगेट किया है, लोगों बच्चों को टारगेट किया है, बड़ों को टारगेट किया है, एम्प्लॉय स्टाइल को टारगेट किया है, किसको। इमेज डिफरेंशिएशन कि आपकी क्या कंपनी में डिफरेंशिएशन इट सेल्फ फ्रॉम इट कंपटीटर कि आपकी क्या इमेज है अपने कंपटीटर के लिहाज से। डिफरेंशिएशन मस्ट बी द इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने को अपनी तफसीर पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास है जी इन्होंने हमें ये दिया हुआ, इसको भी आपने स्किप आउट करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास ये वाला थीम हमारा एक पूरा हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट थीम पर चलते हैं। अगला है हमारे पास प्रोडक्ट ब्रांड एंड सर्विस। ये थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज। इस थीम में आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, आपने सब थीम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है इस थीम में, ठीक है। पहला है हमारे पास प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि प्रोडक्ट जो है कोई भी चीज़ है हम क्या कहते हैं मार्केट में जाके सेल करते हैं और वो चीज़ कंज्यूमर की वांट्स और नीड को पूरा करती है तो वो हमारे पास प्रोडक्ट है। अब उन्होंने क्या द 3 लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट, लेवल प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर, कोर कस्टमर वैल्यू, एक्चुअल प्रोडक्ट एंड ऑगमेंटल प्रोडक्ट। इन तीनों में से या तो कोई शॉर्ट आ जाएगा या तो कोई आपसे एमसीक्यूज 1 या 2 पूछे जा सकते हैं। पहला है कोर कस्टमर वैल्यू, इसको मैं अंदर से आपको पढ़ कर नहीं बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपने पढ़ना एक दफ़ा खुद है। पहला है कोर कस्टमर वैल्यू कि एक मार्केटर जब चीज़ बनाता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि वो क्या जो उसका कस्टमर है वो खरीदेगा तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो क्या चीज़ बनाना चाहता है। अब वो पहले सोचेगा कि ये चीज़ बना रही है और ये कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करे, तो ये हमारे पास आते हैं कोर प्रॉब्लम। जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल दी, एक टूथपेस्ट है, जो टूथपेस्ट की कोर प्रॉब्लम क्या है, क्लीनिंग के लिए। अगला बंदा क्यों खरीदे, क्योंकि उसने दांत ब्रश करने होंगे तो ही उसने क्या कहते हैं आपकी प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है, जब आपकी कोई प्रोडक्ट है उसमें आप कुछ ज़्यादा फीचर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट में कुछ ऐड कर दे, उसकी रैपिंग चेंज कर सकते हैं या कुछ आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर देते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, जब आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर देते हैं वो आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आर्गुमेंटल प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी से रिलेटेड है। जब आप डिलीवरी की सर्विस जो अच्छी प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं, समटाइम कुछ यूनिक प्रोवाइड करते हैं, वारंटी, डिलीवरी, आफ्टर सेल्स सर्विस एंड कस्टमर सर्विस, तो आपके पास ये आर्गुमेंटल सर्विस पे आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आया है देयर आर 2 टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसका डिफरेंस आ रहा है आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वन इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। वन प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट ये है जो कंज्यूमर लेता है और खुद ही इस्तेमाल कर ख़त्म कर देता है। जैसे कि आप आम रूटीन में जाते हैं, अपना मंथली का सौदा लेकर आते हैं, यानी कि तो वो आपका क्या कंज्यूमर प्रोडक्ट है कि उसका मकसद ये है कि आपने ख़रीदा और उसको कंज्यूम करना है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ये होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपने चीज़ लेनी है लेकिन उसको यूज़ करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, वुड एंड सर्विसेज में। जैसे कि आप एक वुड ले लेते हैं और आपने वुड लेने और आपका मकसद आप चेयर बनाना, तो उस वुड के साथ चेयर बनाते हैं, तो वुड जो है वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है।
उसके बाद आप इसमें और भी फीचर्स आपने सर्च करने हैं। एक फीचर इसका डिफरेंशिएशन सर्च करने हैं। एक फीचर ये भी है कि जो आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो आपकी क्या कहते हैं उसकी फोर टाइप्स हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की 3 टाइप्स हैं, और आप इसको इसी तरीके से अपने फीचर्स कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास है जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट को आगे से 4 हिस्सों पर डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास लिखी हुई शॉपिंग, कन्वीनियंस, स्पेशलिटी। कन्वीनियंस प्रोडक्ट में क्या होती है, जो हमें हर जगह से मिल सके, मतलब इजीली हम उस पर एक्सेस हासिल कर सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको गली मोहल्ले में मिल जाती हैं। जो गली और मोहल्ले में मिलने वाली चीज़ें वो आपकी कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैं, जिसमें आपको लेस एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। इनएक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप दूध ले आते हैं, कॉफ़ी ले आते हैं, न्यूज़पेपर ले आते हैं। ये सारी आपके पास क्या है, कन्वर्जन प्रोडक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जी शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट आर द कस्टमर प्रोडक्ट इन सर्विस दैट रिक्वायर कंपैरिजन बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर। यानी कि आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सर्विस कंपनी आपको प्रोवाइड करें, लेकिन उसके डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मुख्तलिफ है, या तो वो क्वालिटी बेस्ड मुख्तलिफ है, डिज़ाइन बेस्ड मुख्तलिफ, या स्टेबिलिटी बेस्ड मुख्तलिफ। फॉर एग्जांपल बाइक का स्टाइल देखें, आजकल हैवी बाइक भी आ रही हैं, सिंपल बाइक भी है, तो आपस में डिफरेंट। कार भी रोज़ ब रोज़ उसके न्यू मॉडल आ रहे हैं, तो मोबाइल पे ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं, शॉपिंग। स्पेशलिटी प्रोडक्ट आर दोज कंज्यूमर प्रोडक्ट सर्विस दैट रिक्वायर्ड अ स्पेशल एफर्ट टू परचेज बाय सिग्निफिकेंट गुड और बेस अ ब्रांड नेम। ऐसी चीज़ें जो लग्जरी आइटम में आती हुई हों, जैसे आप अब कार है, कार तो सब बंदा, करोड़ा कार भी है, दूसरी कार भी है, लेकिन एक एक्सपेंसिव कार क्या है, आप स्पोर्ट कार के बारे में आपके माइंड में स्पोर्ट कार होंगे। एक लग्जरी जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास थी स्पेशलिटी, यानी कि एक चीज़ बार बार प्रोड्यूस हो रही है, उस प्रोड्यूस चीज़ में से एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है वो आपकी क्या होगी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। जैसे कि कार है, कार में बहुत सी कार है, लेकिन जो स्पोर्ट कार है उसकी एक अलग सी स्पेशलिटी है, दुनिया में बहुत कम लोग इसको खरीद सकते हैं, यानी जो लग्जरी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमारे पास फोर में हमने क्या करना है कि हमें ये पता ही नहीं होता कंज्यूमर के वो प्रोडक्ट खरीदना क्यों चाहता है और उसको खरीदते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अब बंदा क्या करता है, एक इंश्योरेंस वाला बंदा आता है, उसको फीचर सारे बताता है, तब उसका माइंड बन जाता है कि हाँ हमने खरीदी, तब जाके माइंड, पहले उसका माइंड नहीं होता कि हमने चीज़ खरीदनी। जैसे कि हमने कपड़े खरीदने हैं तो हम पहले से सोचते हैं, 2 दिन सोचेंगे कि हमने कपड़े खरीदने हैं, तो इसमें कस्टमर को भी पता होता कि वो चीज़ क्यों खरीद रहा है और उसका प्रोसेस क्या, तो उसको आगे चीज़ें बताएगा तो वो जाके प्रोडक्ट खरीदेगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी The 3 products are further classified इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। कैपिटल एटम, मटेरियल एंड पार्ट एंड सप्लाई एंड सर्विस। कैपिटल एटम वो एटम है जिनको आप खरीद कर प्रोडक्शन के ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हो, वो आपके पास कैपिटल एटम है। जैसे कि आप प्लांट यूज़ करें और प्लांट यूज़ करने का मकसद क्या है, चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करें, मशीनरी खरीद लेते हैं उसको चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो आपके पास कैपिटल एटम आ जाता है। मटीरियल और पार्ट्स क्या होते हैं, मटीरियल मतलब रॉ मटीरियल, इसको आप लें। रॉ मटीरियल वो होती है यानी कि आपने अगर चीज़ बनानी है, कोई मटीरियल चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया चेयर की एग्जांपल दी थी, अगर चेयर में आपको रॉ मटेरियल चाहिए वुड का, तो वुड जो आप खरीदें एज ए रॉ मटेरियल खरीदें चेयर बनाने के लिए, तो वो आपको कहते हैं मटेरियल एंड पार्ट है। सप्लाई एंड सर्विस आपके पास का सप्लाई एंड सर्विस आर दोज इंडस्ट्रियल आइटम इंक्लूड द बिजनेस सेल एंड ऑपरेटिंग, जो आपकी बिजनेस सर्विस यानी कि सप्लाई एंड सर्विस, जो सप्लाई से रिलेटेड है, रिपेयर कराना, ऑपरेशन, सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है, सप्लाई सर्विस में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है जी There are some special concept associated with the marketing. कुछ concept है associated, पहला है organization marketing, it is based on all the activity performed to create, maintain on the change the target marketing, की ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म करें और चेंज करें आपको चेंज करें टारगेट कंज्यूमर को बिहेवियर टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो बिहेवियर टू द ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, या बिहेवियर टू द पर्सन होगा तो वो पर्सन मार्केटिंग में आ जाएगी। आगे हम चलते हैं। उसके बाद हमारे पास उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि देयर 3 लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन, कि हम प्रोडक्ट खरीदने के डिसीजन क्या ले सकते हैं। पहला हमारे पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन इंक्लूड द 5 टाइप ऑफ डिसीजन, ये 5 टाइप ऑफ डिसीजन है, एट्रीब्यूट, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग और सपोर्ट सर्विस। ट्रिब्यूट मतलब किसी चीज़ का फीचर, यानी कि आपके प्रोडक्ट के अंदर जो फीचर है वो आ गया है ट्रिब्यूट है। पैकेजिंग मीन जो डिज़ाइन होता है जिसमें रैपिंग होती है, डिज़ाइन रैपिंग को पैकेजिंग कहते हैं। लेबलिंग जो आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रोडक्ट किसने खरीदी है और इस प्रोडक्ट के क्या फीचर हैं, क्या चीज़ें हैं। आप देखें होगा अक्सर लेबल में लिखा होता है कि ये चीज़ ये बनी हुई है, इस तरह बनी हुई है, इसमें ये चीज़ ऐड हुई है, लोगो ऐड होता है सारा। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, वो एक लोगो, एक डिज़ाइन होता है जिससे पता चलता है कि खास कंपनी की चीज़ है, इसके बनाने वाला कौन है। स्पोर्ट सर्विस में डील विद द वारंटी,
जैसे कि आप LMS में स्पोर्ट सर्विस है जो डील करती है, आपको स्टूडेंट को डील करती है, कुछ प्रॉब्लम होता है वो सारी चीज़ें क्या है स्पोर्ट सर्विस डील करती है। इसमें क्या है, डील विद द वारंटी आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि LMS में आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो स्पोर्ट सर्विस डील कर। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको स्पोर्ट सर्विस से डील विद द वारंटी आफ्टर सेल सर्विस एंड कस्टमर क्यूरी हैंडलिंग। उसके बाद हमारे पास जी है, इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि सम कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं। सम कंपनी ऐसे भी, मोस्टली कंपनी ऐसी होती हैं वो एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, लेकिन सम कंपनी होती हैं जो एक प्रोडक्ट भी बनाती है, लेकिन सम कंपनी होती है जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बनाती है लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास उन्होंने चीज़ें यहाँ बताई, जैसे कि उन्होंने बताया सुजुकी ट्रक, कार वगैरह, इनके दो व्हीकल लेकिन मकसद उनका एक है, फंक्शनैलिटी के लिहाज से डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन स्केचिंग। लाइन स्केचिंग में क्या होता है कि हमारे पास इसमें क्या कहते हैं, कंपनी अडॉप्ट करती है, लॉन्च करती है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है इन द सेम प्रोडक्ट लाइन, यानी कि जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेती है, वो हमारे पास आती है लाइन स्केचिंग। लेकिन इसमें एक आपने बात याद रखनी है, मतलब ये नहीं है कि अगर एक कंपनी सोप बना रही है तो वो बोतल बनानी शुरू कर देगी, नहीं, वो क्या करती है, जो सोप है सोप के अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड कर कर एक नई प्रोडक्ट बना लेती है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक सुजुकी बनाने वाली कंपनी क्या करती है, मुफ्तली बाइक के जो फीचर्स हैं उसको इकट्ठा कर कर एक लड़कियों की बाइक बना दे, एक नया इंजन से इंट्रोड्यूस करवाया, नया कलर उसने इंट्रोड्यूस करवा के एक नई चीज़ बन, लेकिन उसने थोड़ी बहुत चेंजेस करके पुरानी चीज़ को बनाई है, तो वो आपके पास लाइन स्केचिंग है। तो उसके बाद लाइन फिलिंग। लाइन फिलिंग का मतलब ये है कि जब कंपनी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करती है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सोप के अंदर वो सोप बना रही है, लेकिन अगर सोप के अंदर वो डिफरेंट चीज़ बना रही है, सोप की जगह मसाला साथ बना रही है, तो वो उसके पास क्या होता है, लाइन फिलिंग आ जाता है। द नेक्स्ट डिसीजन कंसिस्ट ऑफ द मिक्स डिसीजन। उसके बाद हमारे तक इसमें जो 4 किस्म के कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी एंड प्रोडक्ट। विड्थ में हमने क्या कहते हैं, वेरियस प्रोडक्ट लाइन कैरी बाय द कंपनी की, वेरियस प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने नंबर हमारे पास, नंबर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी। फॉर एग्जांपल अगर हम सोप बना रहे हैं, बोतल बना रहे हैं, 3 सोप के अंदर अगर 10 सोप हैं तो हम उसकी एक ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास 10 ही सोप हैं, 10 सोप नहीं बल्कि एक सोप है। उसके बाद हमारे पास लेंथ है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी है हमारी प्रोडक्ट लाइन की, यानी कि अगर 10 सोप आपके सोप हैं, 10 आपके सर्फ हैं, तो आप 10 और 10 मिलाकर 20 है। लेकिन अगर विंट में आप देखेंगे तो ये 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, विंट में 2 प्रोडक्ट हैं, लेंथ में आपकी वो 20 प्रोडक्ट हैं। डेप्थ क्या होती है कि प्रोडक्ट ऑफर प्रोडक्ट इन द लाइन। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, ये आपके पेपर में MCQs भी आया था। कंसिस्टेंसी इज क्लोजली रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, ये प्रोडक्ट लाइन से जो है क्लोजली होती है। उसके बाद है द ब्रांड रिप्रेजेंट द कस्टमर व्यूअर एंड फीलिंग अबाउट द फंक्शनैलिटी। ब्रांड रिप्रेजेंट करता है कि क्या कंज्यूमर की फंक्शन है, क्या पर्सनैलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रांड फोकस करता है, उसके लिहाज से तो वो काम कर अपनी प्रोडक्ट को बनाता है। पहला है हमारे पास ब्रांड पोजिशनिंग, जैसे पोजिशनिंग आप पढ़ चुके हैं पीछे कि एक कंपनी की क्या वैल्यू कस्टमर के अंदर पे, इसी तरीके से एक ब्रांड की क्या वैल्यू कस्टमर के अंदर से। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है किसी ब्रांड की, वो अच्छा आपको सर्व कर रहा है, तो बाज़ औक़ात आपने कोई और चीज़ खरीदनी होगी तो वो ब्रांड बना रहा होगा तो आप उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि आप उसको एक बिलीव हो गया, एक ट्रस्ट हो गया आपका उसके अंदर। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ बताया है कि A brand name must be pronounced, ठीक है। The second important thing to select the brand name, a brand name must be easy to pronounce, suggest its benefit, quality, easy to rememberable, extendable and translatable, globally capable of registration and must be legal protection। ये important है, ये अपने माइंड में रखना, फॉर द MCQs important है। उसके बाद अब ब्रांड स्पॉन्सर। ब्रांड स्पॉन्सर क्या होता है, जब हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस स्पेंड करें और हमारे साथ कोई और कंपनी यानी और बिजनेस जो हमें सपोर्ट करे, तब हमारी होती है ब्रांड स्पॉन्सर होती है। when a brand sport activity event organization for some mutual benefit is called a brand sporting, for example the important is brand sporting। अब उन्होंने कहा ब्रांड स्पोर्टिंग के 4 किस्म के उन्होंने हमें बताया, जैसे कि उन्होंने बताया कि 4 किस्म के ब्रांड होते हैं। एक मैन्युफैक्चर ब्रांड होता है। मैन्युफैक्चर ब्रांड में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर के नेम से स्टार्ट किया गया। अगर हम इसमें उन्होंने हमें पेप्सी की एग्जांपल दी, बेवरेज की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में क्या आता है, पेप्सी। सेकंड एग्जांपल दिया प्राइवेट ब्रांड। प्राइवेट ब्रांड में क्या होता है कि आम बंदा जो है, कोई भी लोकल बंदा है, वो जाकर अपनी चीज़ प्रोडक्ट सेल करता है इंटरनेशनल नेशनल, तो वो क्या होता है प्राइवेट ब्रांड में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, थर्ड में आता है
लाइसेंस ब्रांड, हम किसी चीज़ की प्रोडक्ट सेल करनी है तो हम उससे क्या करेंगे, लाइसेंस दे लें कि आया हमें ये आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आगे फोर्थ है गो ब्रांडिंग, यानी कि दो लोग मिलकर आपस में कुछ चीज़ सर्व करते हैं कस्टमर को, तो वो हमारे पास है को ब्रांडिंग। जैसे कि एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आप बैंक बना देते हैं तो वो आपस में दोनों मिलकर सर्व कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो वो हमारे पास है को ब्रांडिंग की एग्जांपल आती है। ब्रांड डेवलपमेंट क्या आती है, टू एक्सपेंड द ब्रांड, इंक्रीज द स्कोप ऑफ ब्रांड, अ ब्रांड हैज द चूज विद द डेवलपिंग अ ब्रांड, दीज चूज इंक्लूड द लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन वगैरह। लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन क्या होती हैं, व्हेन अ ब्रांड इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी विद द एग्जिस्टिंग ब्रांड लाइन, यानी कि अगर एक बंदा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है लेकिन उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर, एग्जिस्टिंग ब्रांड के अंदर, तो वो हमारे पास है ब्रांड एक्सटेंशन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज, ये आपने याद करनी। इंटेंजिबल, वेराइटेबिलिटी एंड इम्प्रेशेबिलिटी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, फॉर द एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हमारे पास जी है all the relation between the company customer highlight in the services material. There are the 3 important type of service marketing related to the triangle. There is the internal marketing is a marketing between the company. इंटरनल, देखिए इंटरनल का मतलब होता है इंटर्न, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक एम्प्लॉयर होता है और एक क्या कहते हैं एम्प्लॉयर होता है, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपर मैनेजमेंट होता है। उनका जो आपस में इंटरेक्शन होती है, जो मार्केटिंग होती है, इसमें कंपनी अवेयर करती है इसको प्रोडक्ट की क्या वैल्यू, हमने क्या गोल अचीव करने, तो ये क्या गोल सेट करती है, वो हमारे पास आती है इंटरनल मार्केटिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिव मार्केटिंग, यानी कि इंटरेक्ट करना एम्प्लॉयर का जब कस्टमर से इंटरेक्ट होता है, तो इंटरेक्टिंग मार्केटिंग। दूसरी मार्केटिंग वो होती है जब इन दोनों का जो रिएक्शन आता है इंटरनल मार्केटिंग और इंटरेक्टिव मार्केटिंग का, तो वो हमारे पास थर्ड मार्केटिंग होती है। उसके बाद हमारे द प्रोडक्ट हैज सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी, इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे ही हमारा आई थिंक थीम खत्म हो रहा है, अगले हम थीम पर चलते हैं। थीम नंबर 9 है प्राइस और प्राइसिंग। प्राइस का मतलब ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसकी हमने क्या प्राइस रखनी है, क्या वैल्यू हमें कस्टमर देगा, वो हमारे पास होती है प्राइस। प्राइसिंग क्या होती है, जब कोई प्रोडक्ट बना लिया उसकी हम वैल्यू सेट कर लेते हैं कि हमने इस प्राइस में इसको बेचना है, तो हमारे पास प्राइसिंग होगी। प्राइस सीलिंग मतलब सीलिंग आपको पता है क्या होती है, ऊपर जो छत में सीलिंग होती है, ठीक है, वो सीलिंग होती है। इसका मतलब है कि आप इसको याद रखें कि जब आपकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की प्राइस हो जाए, कस्टमर को नहीं पे कर सकता, तो वो प्राइस सीलिंग है। प्राइस फ्लोर यानी कि ज़मीन में जब आपकी प्राइस बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि प्रॉफिट ना देने के बराबर हो, तो वो आपके पास होता है प्राइस फ्लोर, जिसमें कस्टमर आरामदी प्राइस तो फिर कर लेता है, लेकिन आप लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अर्न नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना प्राइस सीलिंग अफोर्ड करती है, ना फॉलो करती है, ना प्राइस फ्लोर फॉलो करती है, बल्कि इन तीनों का दरमियान का इस्तेमाल करती है। उसके बाद हमारे पास ये उन्होंने दिया हुआ है ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि मुख्तलिफ सेगमेंट के अंदर क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितने सेगमेंट के अंदर होगी और उसका क्या तरीका है, तो ये हमारे पास आती है ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। उसके बाद हमारे टाइप ऑफ डिमांड, जो हमारा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी क्या डिमांड है, इलास्टिसिटी है, इनइलास्टिसिटी है ये नहीं है, यानी कि थोड़ी सी चेंज होने की प्राइस में चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट में ज़्यादा चेंज आए तो मोर इलास्टिसिटी हो जाती है, और जब थोड़ी सी चेंज होने की वजह से और प्रोडक्ट सेम रहे तो वो हमारे पास डिमांड सेम रहे तो वो हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड होती है। टाइप ऑफ मार्केट, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो किस मार्केट स्ट्रेटजी पे प्रिवेल करती है, परफेक्ट कंपटीशन में करती है, ओलिगोपोली में करती है, मोनोपोलिस्टिक में परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली पे 1 बंदा होता है, ओलिगोपोली पे आपका 2 बंदे हो, 10 से 20 होते हैं, डोपली पे 2 मेंबर होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में मैनी बायर होते हैं, और लार्ज और परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर हो सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस पर रिलाई करते हैं, आपने इस पर लिखना है। इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती है, कंसीडर इकोनॉमिकल इंडिकेटर होते हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर होते हैं, वैसे जीटीपी, ग्रोथ, पर कैपिटल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, ये क्या कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसमें से किसको अफेक्ट करती है, इसमें से क्या चीज़ ज़्यादा कर रही है, इसका क्या असर पड़ता है आपके इफेक्ट में। गवर्नमेंट मतलब कि कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन बेहतर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बेहतर तो हम वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। मतलब कि अगर आपने देखें इंटरनेशनली अगर कोई आपको क्या कहते हैं
आपकी पॉलिटिकल कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो आपको चीज़ें कभी एक पॉलिटिकल पार्टी कहेगी जी हाँ ये चीज़ ज़्यादा कर दें, महंगा कर दें, ये चीज़ महंगा करते हैं, रोज़ रोज़ रॉ मटेरियल ही आपका डिफरेंट आपको कॉस्ट में पड़ते, इस वजह से आप एक अपनी प्राइस को सेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है सोशल कंसर्न यानी कि लोगों के बिहेवियर के बारे में जानना। उनका प्राइस मेथड, प्राइस को मतलब सेट करने के लिए 3 मेथड है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ बनाने से पहले क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। जब हम चीज़ बनाने से पहले उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर दें तो हम हमारे पास बाद में चीज़ बनाए, यानी कि हम लोग को चीज़ बनाने का सोच रहे तो हम सोच लेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट इतने की सेल कर, उसके बाद चीज़ बना रहे तो हमारे पास वैल्यू प्राइसिंग है। उसके बाद है कॉस्ट प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या है कि हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी चीज़ें खर्चा आ रहा है, उसके अंदर फिर हम प्रॉफिट ऐड करके जो बेचते हैं वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है। कंपटीशन प्राइस बेस्ड मेथड में क्या होता है, हम कंपटीटर को देखते हैं उसने कितनी प्राइस तक की है, तो उसी के लिहाज से हम क्या करते हैं, कंपटीशन की प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, क्या मार्केट स्ट्रेटजी की है कंपटीटर की। उसका क्या स्पेशल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट क्या है, गुड वैल्यू प्राइसिंग, यानी कि जितना भी कस्टमर जो है आपको बेस्ट प्राइस देने के लिए तैयार हो जाए वो आपको गुड प्राइसिंग है। एवरी लो प्राइसिंग में क्या होता है, जब कस्टमर क्या करता है, आप कस्टमर जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती हैं कि हमारी लो प्राइस और हम लोग लो प्राइस में दे, जैसे कि आप गोदाम वगैरह वक्त आपको ऑफर करते हैं कि हम लोग लो प्राइस देने, तो वो क्या है, लो प्राइसिंग है। उसके बाद हमारे पास है जी हाई लो प्राइसिंग, जिसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको बहुत महंगी दी जाती है, कुछ चीज़ें आपको लो में दी जाती है। जैसे कि आप ब्रांड में सर्विस में चले जाएं तो उसमें परफ्यूम भी दे रहे हैं, जूते भी हैं और कपड़े भी हैं, तो वो परफ्यूम में सेल लगाएंगे तो क्या कहते हैं, परफ्यूम में सेल लगा रहे हैं तो कपड़ों पे उनकी वही हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हमारे पास ये 4 आते हैं। न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट जिसमें से न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्राइस चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं न्यू प्रोडक्ट, यानी कि न्यू प्रोडक्ट में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक मार्केटिंग स्कैमिंग और एक हमारे पास आती है जी मार्केटिंग पेंटिलेशन। मार्केटिंग स्पैनिंग वो स्ट्रेटजी होती है जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उस वक्त उसको प्रोडक्ट कोई भी नहीं, यानी कि हम लोग मार्केट में बनाने की चीज़ सोचते हैं वो किसी ने भी नहीं बनाई, तो आप उसको क्या कहते हैं, लॉन्च करते हैं और हाई प्रॉफिट चार्ज करते हैं जब तक कोई कंपटीटर इंटर नहीं होता। जैसे ही जब देखते हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत से कंपटीटर आपके साथ ऐड अप हो जाते हैं ड्यू टू प्रॉफिट को देखकर, तो वो हमारे पास आता है स्कैमिंग प्राइस। उसके बाद है मार्केटिंग पेंटिलेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्राइस जो है लेस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जामशीरी है और हमारे पास रूह अफ़ज़ा है तो तीसरी कंपनी आएगी वो भी उस तरह के प्रोडक्ट बना रही, तो वो कोशिश करेगी जो जामशीरी रूह अफ़ज़ा से कम प्राइस रखे ताकि जो कस्टमर है वो कस्टमर है जो अट्रैक्ट हों, ताकि वो रूह अफ़ज़ा और जामशीरी की जगह वो ख़रीदें, और जब उनको उन चीज़ों की वो उसको डिमांड बढ़ जाए, चाहे टेस्ट करेंगे तो फिर वो सारी बात है वही खरीदेंगे जो पैसे कम में मिल रही। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, इसको चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, तो चाहें तो आप पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इसमें हम एक दफ़ा देख लीजिए प्रोसीजर चूज पर रिटेलर फॉर द सेपरेट कोड इनटू द कोस्ट कैटेगरी, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन में जितनी भी प्रोडक्ट है उन सब को डिफरेंट प्राइस होंगी, तो वो हमारे पास है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ऑप्शन प्रोडक्ट ये है, इट इज़ अ टेक्निक डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच सेट द लो कॉस्ट ऑफ इट अ बेस प्रोडक्ट एंड गेन प्रॉफिट। यानी कि जो अगर हम देखें प्रिंटर लेने जाते हैं तो प्रिंटर तो सस्ता होगा, लेकिन प्रिंटर की इंक बहुत महंगी है, तो जो बंदा है वो क्या करेगा, प्रिंटर से पैसे तो नहीं कमा रहा लेकिन इंक से पैसे कमाएगा जो उसको हाई कॉस्ट है इसकी है। इसी तरीके से अगली भी दोनों आपस में जुलती हैं। आगे हमारे पास प्रोडक्ट प्राइसिंग रेफर टू द स्लाइड एंड नोट एनी वैल्यू मैन्युफैक्चर रिजल्ट ऑफ द मेन गुड मैन्युफैक्चर विल गेन द लिटिल नो प्रॉफिट अदर देन द कॉस्ट ऑफ गेटिंग स्टोरेज एंड डिलीवरी। इसमें क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चर होता है वो बहुत ही थोड़ा प्रॉफिट करता है, जैसे कि ना प्रॉफिट होने के बराबर है। उसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास कुछ चीज़ पहले से पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास कपड़े पिछले डिज़ाइन का पड़ा हुआ है, पिछले साल का पड़ा हुआ है, पिछले सीज़न का, तो वो क्या कहते हैं, वो निकालना चाह रहा है सेल में, उसने सेल में फर्स्ट सेल लगा के उसने निकालना चाहता है, उसको कहेगा कि 2000 खरीदे, चलो 2000 का बिक जाता तो ठीक है,
तो वो हमारे पास आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। उसके बाद है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। इसमें हम करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि एक के साथ एक फ्री लेके प्रोडक्ट बंडल दे देते हैं, यानी कि बाय वन गेट फ्री ये ऑफर उस पर प्रोडक्ट बंडल में आती है। प्रोडक्ट एडजस्टमेंट में क्या है, डिस्काउंट अलाउंस इन सेगमेंट प्राइस में कि हर सेगमेंट के लिहाज से प्राइस चेंज करना, मतलब अगर इस्लामाबाद उसमें ज़्यादा प्राइस चेंज करना, अगर गांव है तो उसमें कम प्राइस करना। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ये इसके लिहाज से इस तरह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि 100 रुपीज़ की चीज़ होती है उसको 99 पे लगा देते हैं, लेकिन कस्टमर क्या कहते हैं 100 ही जो है मार्केटर चार्ज करता है, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा होता है कि बचत हो रही है। बेसिकली वो साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं, सेविंग नहीं होती, वो लेते हैं वो उतने ही पैसे हैं। प्रमोशन प्राइसिंग यानी कि अगर कोई हमारी कोई स्पेशल इवेंट आ जाता है उसमें हम कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे 14 अगस्त की सेल आ गई, 14 अगस्त के लिहाज से हमें सेल लगा के अपनी चीज़ों को निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो हमारे प्रमोशन प्राइसिंग। जियोग्राफिकल प्राइसिंग यानी कि जियोग्राफिकली हम लोकेलिटी के लिहाज से प्राइस रखें। उसके बाद हमारी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद है प्राइस चेंज यानी कि प्राइस कभी बढ़े कम हो। पहले एक्सेसिव कैपेसिटी, जब हमारी प्रोडक्ट की एक्सेसिव कैपेसिटी होगी उसको कट करने की जरूरत होगी तो हम प्राइस को कट करते हैं। इंक्रीज मार्केटिंग शेयर, तो इसमें क्या कहते हैं जब मार्केटिंग में शेयर होता है तो कंपनी कैन कट द प्राइस, तो कंपनी कोशिश करती है कट करे प्राइस को। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस ज़्यादा होना। जब आपको हर चीज़ की चीज़ें जो है इतनी महंगी कीमत में, रॉ मटेरियल महंगी कीमत में मिलेगा तो आप ज़ाहिर बात है अपनी प्रोडक्ट भी ज़्यादा खरीदेंगे, तो इसकी वजह से आपकी प्राइस जो है प्रोडक्ट की हाई हो जाएगी। इंक्रीज डिमांड ड्यू टू द इंक्रीज, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइसेस भी ज़ाहिर बात है इंक्रीज होंगी। लैक ऑफ सप्लाई, तो कंपनी एबल नहीं होती है कि वो उसकी जो डिमांड और प्राइस बढ़ गया तो उसको सप्लाई को भी ज़्यादा इंक्रीज करे, तो इसलिए उसको भी कट करने, प्राइस की कट करने की जरूरत होती है। ये भी हमारा थीम 3 खत्म हो गया। थीम नंबर 10 को हम स्किप करेंगे। थीम नंबर 10 जो है कम्युनिकेशन के बारे में, जो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। थीम नंबर 9 पे हमारे पास है प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, आपके पास थर्ड पी है। इसमें क्या होता है, हम इंश्योर करते हैं वेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि वेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर रिटेलर है, आप चाहते हैं रिटेलर से चीज़ खरीदते हैं तो वो इंश्योर कर रहा है वेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ चीज़ मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद हमारे पास है पार्टनर इन अ वैल्यू सिस्टम। इसको उनके वैल्यू ड्रिवन नेटवर्क में हमारे पास कंसिस्ट होते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर, होलसेलर वगैरह, ये आपस में मिल जाते हैं, मतलब एक पार्टनर डील करते हैं। उसके बाद आपको डिलीवरी प्रोडक्ट करते हैं, आपको बस वैल्यू डिलीवरी है। उसके बाद अपस्ट्रीम पार्टनर एंड डाउनस्ट्रीम पार्टनर, द रॉ मटेरियल सप्लाई इंफॉर्मेशन एक्सपर्टीज, यानी कि जो हमारी रॉ मटेरियल सप्लाई और पार्ट सप्लाई इंफॉर्मेशन एक्सपर्टीज जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारे पास अपस्ट्रीम पार्टनर होते हैं, और जो हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं वो हमारे पास डाउनस्ट्रीम पार्टनर होते हैं। इंटरमीडिएट वो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो कंपनी को ऑफर करते हैं कि वो उनको मतलब किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, एक्सपर्ट होते हैं। वो कहते हैं कंपनी को कि आप हमें पैसे दें और हम आपको किसी खास जगह से टारगेट करने को पता है, कैसे मार्केटिंग करनी, कैसे लोगों को ग्रैब करना है, सारा कुछ उनको पता होता है, इसलिए कंपनी है हायर करती है। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ बताया है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है वो एक कस्टमर से डील कर, इस कस्टमर से डील कर रहा है, तो ये वाला भी 3 से ये भी 3, तो 9 पेयर बन जाते हैं। और अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो कई कस्टमर जो डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है, मैन्युफैक्चरर्स पे भी जा रहा है, तो उसमें 6 पेयर बन रहे हैं। तो नीचे उन्होंने एग्जाम्पल पे भी हमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ वेरियस फ्लो। ये इन्होंने हमें फ्लो बताया है कि कौन सा किसके साथ इंटरेक्ट होता है। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये VM है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, होलसेलर, रिटेलर, प्रोड्यूसर होते हैं और सब यूनिफॉर्मली एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही बंदा रिटेलर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, और सारी चीज़ें एक ही बंदा मैनेज कर सकते कहते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि जैसे कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में एक ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन आ जाती है तो वो सारा कुछ खुद ही डीलर टेलर भी है, होलसेलर भी, सब कुछ। तो वो हमारे पास क्या आता है, वर्टिकल मार्केटिंग। इसके भी आगे फर्दर टाइप हैं, ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केटिंग सिस्टम, इनको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी आपस में कंबाइन होकर काम करती हैं तो आपके पास हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद हमारे पास है मल्टी चैनल। जब 2 या 2 से ज़्यादा चैनल आपस में कंबाइन होकर काम करते हैं तो वो हाइब्रिड मार्केटिंग स्ट्रेटजी चैनल होते हैं। उसके बाद उन्होंने नीचे हमें डायग्राम दी हुई है। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने हमें बताया। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ आपने इनके नाम देख लेने हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार याद रखिएगा, जो आपकी शुरू की 3 थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ तो ये भी थीम हमारा कंप्लीट होता है।
अगला हमारे पास है सस्टेनेबल एंड मार्केटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एथिक। इट इज़ अ जनरल मीन द, इसमें क्या होता है कि हमने जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स का ख्याल रखना पड़ता है उसके लिहाज से, और हमने फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना होता है। तो वो हमारे पास सस्टेनेबल मार्केटिंग मीन इफेक्टिव fulfillment the requirement of a customer and also provide the capability the future generation of fulfilled of the need, यानी कि जो नीड पूरी हो रही है, जो कस्टमर की आगे नीड चेंज होगी वो भी रिक्वायरमेंट पूरी करे, तो हमारे पास सस्टेनेबिलिटी एबल बन जाता है। उसके बाद हमारे पास इन्होंने कुछ आगे बताया सोसाइटी की, यानी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसानात हैं, मतलब क्रिटिसाइज को किस तरह से किया है, तो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस। पहले बात देखें, जब आप ऑनलाइन जाते हैं चीज़ खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको धोखा हो जाता है कि आप एक दफ़ा धोखा हो जाता है तो आप लोगों का दोबारा उस चीज़ पर ट्रस्ट ही नहीं आता। तो इस वजह से इस तरह भी हो सकता है। इसको आपने जब आपको पढ़ना है, इसकी सिर्फ पीपीटी स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है कि हमारे जो है कल्चर पॉपुलेशन आ जाती है, पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो है सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। हाई प्राइस की वजह से एक इंडिविजुअल के पर प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस जो है अक्सर जो कंपटीटर हैं वो एक्वायर कर लेते हैं दूसरे बिजनेस को, तब इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें इस लिहाज से हैं, यानी कि आपने इम्पैक्ट लिखने एक इंडिविजुअल के अंदर किया है, इम्पैक्ट इन सोसाइटी के अंदर, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस के अंदर। इसके अंदर सिर्फ आपने तीन पॉइंट्स भी लिख लिए तो काफ़ी हैं। पहले है कि आप पीपीटी पढ़ लें, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन पे लिखा हुआ है, आराम से उनसे आप कर लेंगे। इसके लिहाज से और बस इतना खास नहीं है, जो है इस चैप्टर को आपने सिर्फ जस्ट रीड आउट ही करना है। नेक्स्ट चैप्टर है डिजिटल मार्केटिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, जो हम ऑनलाइन जैसे कि चीज़ें ख़रीदते हैं, सोशल मीडिया आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है। ये सारी चीज़ें मेरे से बेहतर आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो उसमें लिखा है बिल बोर्ड, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर जो है आज कंपनी पर यूज़ करती थी, अब उसने वो टूल चेंज कर डिजिटल मार्केटिंग में लिया है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, रिप्रेजेंट की हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आता है कि बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग क्या इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेनिफिट क्या है, एक तो इसकी लो कॉस्ट होती है, ज़्यादा लोगों तक रीचेबल चली जाती है। लोगों के भी जो मिडिल मैन का जो बीच में रोल होता है, जैसे कोई बिजनेस मिडिल मैन नहीं होता, वेबसाइट से चीज़ें खरीदते हैं तो कम पैसों में बिकती है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ सेकेंडली है कि द कन्वीनियंट मीडिया हैज़ लिमिटेड रीच। जो दूसरा मीडिया उसका लिमिटेड रीच, लेकिन जो डिजिटल मीडिया होती है उसकी ज़्यादा रीच होती है। थर्ड में मीडिया हैज़ अ लिमिटेड इंटरेक्शन, जो आपके पास डिजिटल मीडिया के बगैर जो उसकी लिमिटेड इंटरेक्शन होती है, लेकिन डिजिटल मीडिया में बहुत से लोग देखते हैं उनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आपने इसको फोर्थ भी लिखा हुआ है, फोर्थ को भी हम रीड आउट कर लेते हैं। फोर्थ मैंने लिखा है यू कैन एबल टू फाइंड एक्सट्रैक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑनलाइन में बहुत से लोग अवेलेबल होते हैं, आप चीज़ भी बेस्ट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बंदा 10 की दे रहा है, 20 की दे रहा है, 30 की दे रहा है, 40 की दे रहा है, तो बेस्ट प्राइसिंग में आप चीज़ को खरीद सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या उन्होंने कहा कि 1974 में इंटरनेट ईजाद हुआ था, ठीक है। विंडो ने ईजाद किया था, मतलब इसने टर्म दी थी। उसके बाद 1919 में जो है टर्म जो है लॉन्च हुई थी डिजिटल मार्केटिंग की, और उसके बाद उन्होंने 1993 पे क्लिपेबल ऐड जो है रन हुआ था, लॉन्च ऑफ याहू। इनको टर्म्स को आपने पढ़ना है, एक दफ़ा पढ़ लेना कि मे बी आ जाए। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यूट्यूब, फेसबुक और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो है जो फर्स्ट मीडिया साइट थी 6degree.com थी, ठीक है। 98 में हमने जो है गूगल आया, ठीक है। 92 में हमारे पास लिंक्डइन आया, 93 में माई स्पेस आया, 94 में आपके पास क्या फेसबुक, 95 में यूट्यूब, 96 में आपके पास ट्विटर और अमेजोन वगैरह। ये सारी चीज़ें एस्टिमेट लिखी हुई है, आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लें। डिजिटल प्लेस्ड एडवर्टाइजमेंटिंग क्या है, अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हैज यूज्ड डिस्प्ले एड अपीयरिंग ऑन वेब पेज ऑन द मीन ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड द कम्युनिकेशन मैसेज तो स्पेसिफिक ऑडियंस बेस्ड ऑन प्रोफाइल, यानी कि आपका एक ऑनलाइन बनी हुई है वेबसाइट, उसके अंदर कस्टमर आते हैं, आपसे चीज़ खरीदते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक आपकी स्पेसिफिक जगह बनी, एक आइडिया और म्यूजिक देकर वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, चीज़ें होती है। इसके डिजिटल प्लेस एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ब्लॉगिंग है,
माइक्रो ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जिस चीज़ की मार्केटिंग हो रही है तो ये डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। और इन्होंने नीचे बताया कि फेसबुक इतने बंदे यूज़ कर रहे हैं, इस तरह इस सारी चीज़ें की उन्होंने बताई। लोकल बेस्ड मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम एक छोटी सी चीज़ें आजकल हर बंदे के पास हैं, आप उससे एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, चीज़ें शेयर कर सकते हैं, इसी तरीके से आप वेबसाइट और हर चीज़ पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग। क्या है? कंटेंट इज अ किंग, important and this is a modern phase and improved to correct as a phase the nature internet is a concern. Content marketing is a type of marketing content in the form of image, face, blog and content marketing में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट है। कंटेंट मार्केटिंग से आप क्या होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में आप कंटेंट को सर्च करते हैं कि आज सारे जैसे न्यूज़पेपर में ब्लॉग लिखे हुए होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आज क्या आ रहा है। जैसे कि इंग्लैंड की मलका एलिजाबेथ के बारे में सारी चीज़ें, वो सारा कुछ आपको मिल रहा है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। आपने नीचे देखा कंटेंट क्या इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेशन यूनिक होना चाहिए, रिटर्न मैनर करना, एक खास मैनर पे लिखा होना चाहिए, वर्थेबल होना चाहिए, सर्च मार्केटिंग के SEO, सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जैसे कि आपको यूट्यूब है उसमें भी SEO यूज़ होती है। हम ऐसे कीवर्ड सर्च करते हैं, डालते हैं ताकि जो अगला बंदा सर्च करे तो हमारी पहले वीडियो है। तो ये हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग है कि हम लोग ऐसी चीज़ करें कि अगला बंदा जब हम कोई चीज़ बेचें तो हमारी वेबसाइट पहले नंबर पर रैंक होनी चाहिए, तो वो हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग है। पे पर क्लिक, यानी कि Pay per click is an online advertising player. It is ad on the play which is enter a keyboard due to that, इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग का पेयर होते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, बिडिंग सिस्टम होता है। आगे हमारे पास है जी फॉर डिजिटल प्रोडक्ट आपको पता है क्या होती है, डिजिटल प्ले प्राइस और ये सारी चीज़ें हमने किया। पहले हमने चीज़ें वर्बली ऐसे पढ़ी थी, ये जो है हमारे पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑनलाइन चीज़ें लिखी। डिजिटल, सिर्फ डिजिटल का वर्ड है तो आपको बेहतर तरीके में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आप बस, और इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं उनको भी आप रीडर, आपने सारे जो है थीम को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इंशाल्लाह आपका पेपर 90-95% में कवर हो जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।